अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो कोर्स था दैट इज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर प्रीवियसली जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके अंदर मैंने इकोनॉमिक्स डेफिनेशन भी बच्चों के साथ जो थी वो शेयर की थी। और उसके बाद उसकी टू मेजर ब्रांचेस थी हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर चुके थे। ये कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों को लेटर ऑन ज्वाइन किया था, तो उनकी उसके लिए थोड़ी फैसिलिटी के लिए मैं चलिए आपके साथ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। ऑलरेडी ये नोट्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में ऑलरेडी भी शेयर्ड है और आप इनको ले लीजिएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक एडम स्मिथ की है, मार्शल की है, वो भी आप लोग करेंगे। अभी जो डेफिनेशन हम करेंगे दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स इज द साइंस अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between multiple wants and scarce needs which have alternative uses। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली हमारे पास हम इकोनॉमिक्स एक वो वाला फील्ड है जो कि हमारे पास हर जगह पर अप्लाई होता है। इधर वी आर टॉकिंग अबाउट अ होम, हम किसी एक घर की बात कर लें, हम किसी एक इंडस्ट्री की बात कर लें, किसी कंपनी या फर्म की बात कर लें, तो हम जिस भी बारे में बात करेंगे वहाँ पर इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन होती ही होती है। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा क्यों होती है। बेसिकली अगर हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ की भी बात करें तो इंडिविजुअली भी हमारे पास क्या होता है, वी हैव मल्टीपल वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी नीड्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वांट्स हैं। ठीक है, एंड द स्क्योर्स मीन्स, अब जाहिर सी बात है देखो जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इधर हमें उसकी ज़रूरत होती है या फिर हमें उसकी डिज़ायर है, वांट है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करने के लिए हमें कोई ना कोई रिसोर्स उसके बैकेंड पे चाहिए होता है। से फॉर एग्जांपल मनी, हमें खाना चाहिए। ठीक है, अब हमें अगर हमें भूख लगी है, भूख हमारी नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ईट समथिंग, हम कुछ खाते हैं। ठीक है, अब वो खाना अरेंज करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर हमारे पास पैसे मौजूद होंगे तो हम कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीद लेंगे जिससे हमारी कोई वांट या हमारी जो नीड होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा इन जनरल कभी भी ऐसी आइडियल सिचुएशन हमारे पास लाइफ में नहीं होती जिसमें हम लोग ये कहें कि जी हमारी सारी की सारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, चाहे कोई पर्सन कितना ही रिच क्यों ना हो। ठीक है, हमेशा उसके पास भी कुछ ना कुछ नीड्स या वांट्स ऐसी ज़रूर होती हैं जो कि अनअटेंडेड रह जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अच्छा जब हमारे पास मल्टीपल अमाउंट्स होती है ना और स्केर्स मीन्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, हम ये चॉइस करते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट नीड्स है ना उनको हम आज फुलफिल कर लेते हैं और जो हमारी अन इम्पॉर्टेंट नीड्स है उनको हम लोग फ्यूचर के किसी टाइम के ऊपर पोस्टपोन कर दे रहे हैं। जैसे हम कहेंगे हाँ फ्यूचर में मेरे पास पैसे होंगे तो फिर मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है वहाँ, अच्छा वहाँ पर एक ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अब ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वांट्स एंड स्केर्स नीड्स। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि जब मेरे पास, जब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास मल्टीपल वांट्स हैं और जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब वहाँ पर मेरा बिहेवियर क्या होगा, मेरा बिहेवियर क्या है, आई वॉन्ट टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वॉट आई वॉन्ट, हम क्या चाहते हैं, हम वहाँ पे मैक्सिमम, हम क्या चाहते हैं, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहाँ से गेट करें। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अगेंस्ट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेट करने के लिए जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और बात जो उसने बताई है वो क्या है कि स्केयर्स मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उनके ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। लाइक अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई हैव 100 रुपीज़। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना वो 100 रुपीज़ पड़े हैं, अब उन 100 रुपीज़ के साथ मुझे भूख लगी है, मैं उसमें खाना भी खा सकती हूँ। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, मैं आई कैन बाय अ जूस विद इट। ठीक है, अच्छा मुझे अगले दिन अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है और उसके लिए उस 100 रुपीज़ में से मैं एक असाइनमेंट पेजेस और एक कोई बॉल पॉइंट या पेन भी खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब क्या है, नाउ दैट रिसोर्स दैट 100 रुपीज़ हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसकी ऑल्टरनेटिव है, या मैं उस 100 रुपीज़ से खाना ले लूँ, या मैं 100 रुपीज़ से जूस की बॉटल ले लूँ, या मैं उस 100 रुपीज़ से असाइनमेंट पेपर ले लूँ, या फिर उसके साथ कोई पेन वगैरह बाय कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली चीज़ है, मतलब जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे तभी मैं जो उसमें से चॉइस करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चॉइस क्या करूँगी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे इस टाइम खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, जूस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पानी की बॉटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए असाइनमेंट पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर मैं कुछ इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लूँ कि जिसमें से मैं कुछ खा भी लूँ और कुछ पैसे जो है वो बचा के उसमें से असाइनमेंट पेपर्स भी मैनेज कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू चॉइस, यू विल हैव टू डिसाइड। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, उसकी कंक्लूजन क्या है, वो क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज दीज अपीयर एंड रीअपीयर। ह्यूमन वांट्स के बारे में हम क्या कहते हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड क्यों होती हैं, क्योंकि वो पहले अच्छा अपीयर होती हैं, फिर वो जब हम उनको सेटिस्फाई करते हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो रीअपीयर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, आपने खाना खा लिया,
खाना खा लिया, भूख खत्म हो गई, थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको मोबाइल की ज़रूरत थी, आपने मोबाइल ले लिया, कुछ वो सेटिस्फाई होकर डिसअपियर हो जाएगी वो वांट, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कोई मोबाइल का नया मॉडल आ जाएगा, आपका दिल करेगा मैं वो परचेज कर लूँ, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, वो हमेशा अपीयर और रीअपीयर होती रहती हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं ऑल द ह्यूमन वांट्स आर नॉट इकोनॉमिकली इक्वल। जितनी भी आपकी ह्यूमन वांट्स होती हैं वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर सारी इक्वली इंपॉर्टेंट हो फिर तो एक ही टाइम पे सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर एक ही टाइम पे सबको आपने सेटिस्फाई करना है तो फिर आपको डिसीजन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो वो एक ही टाइम पे पूरी हो जाएंगी। और इसलिए क्या होता है, हम ये एज्यूम करते हैं, बल्कि ऐसा होता भी है कि सारी की सारी ह्यूमन वांट्स हमारी इकोनॉमिकली इक्वल नहीं होती, और वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी वांट्स या नीड्स होती हैं हम उनको पहले फुलफिल करते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट होती है उनको हम फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं। थर्ड पॉइंट में कहते हैं दीज मीन्स और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स आर स्केयर्स। जो भी रिसोर्सेज वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं, दे आर स्केयर्स, दे आर लिमिटेड। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, वो लिमिटेड है, ठीक है। एंड दी स्केयर्स मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उन स्केयर्स मीन्स के वो आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं अपने पास, मतलब कभी आप उसमें से कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं या किसी चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि इकोनॉमिक्स की मेजरली 2 ब्रांचेस हैं, या 2 आप उसकी टाइप्स कह लें, ठीक है। वन इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस सेमेस्टर में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और कमिंग सेमेस्टर में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो वो ये कहते हैं माइक्रो मीन्स, वो कहते माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, ठीक है। द वर्ड माइक्रो मीन्स अ मिलियन पार्ट। मिलियन, मिलियन को मैंने आपसे डिस्कशन हुई थी, मिलियन मीन्स 10 लाख, ठीक है। अब अगर हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, मिलियन पार्ट का मतलब है हम उसको मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर इंडिविजुअली एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। द वर्ड माइक्रो मीन्स अ मिलियन पार्ट। और जब वो कहते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी मीन अ स्मॉल पार्ट ऑफ होल इकोनॉमी, ठीक है। दैट वी आर एनालाइजिंग और द स्टडी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स वो स्टडी एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। हम एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट की बात करते हैं। बेसिकली तो हम यही बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स बेसिकली ना हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, मतलब हाउ शुड वी मेक आर डिसीजन, हमें अपने डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल उसने आपको दी हुई है, कल हमने इसको डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी जैसे करंट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि करंट गवर्नमेंट सिनेरियो में अगर हम लोग प्राइसेस को डिस्कस करें तो प्राइसेस में बेसिकली हमें क्या दिखने को मिला है, इन्फ्लेशन, ठीक है। प्राइसेस बहुत ऊपर चलेंगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर तो हम लोग जनरल प्राइसेस लेवल की बात करें, अगर हम कहें कि जी हाँ जी करंट गवर्नमेंट के अंडर हमारे पास जो प्राइसेस थी वो बहुत ऊपर चली गई हैं, अगर इसका मतलब है कि हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो पूरी इकोनॉमी को एज एन एग्रीगेट या फिर एज एन एवरेज आप कह लें कि हम उसकी बात करें, तो जब हम एग्रीगेट या एवरेज के तौर पर उसकी बात करेंगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो फिर हम लोग ओवरऑल बात नहीं करेंगे, फिर हम एग्रीगेट बात नहीं करेंगे, एवरेज की बेस पे बात नहीं करेंगे, फिर हम इंडिविजुअल बात करेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि राइस की प्राइस में बताएं कि कितना डिफरेंस आया, या मैं आपसे कहती हूँ फ्यूल की प्राइस में बताएं कितना डिफरेंस आया, या मैं आपसे कहती हूँ वीट में बताओ, कॉटन में बताओ, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब किसी एक स्पेसिफिक यूनिट की स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात होगी तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे उसने यहाँ पे एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्शन जब भी हम करते हैं उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो जब भी हम बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं while studying price we do not study the general price level। हम जनरल प्राइस लेवल की बात नहीं करें कि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं डिक्रीज हुई हैं। इंस्टेड वी डिस्कस प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं। इस तरह से क्या while studying rewards of factors of production, जब हम factors of production की रिवॉर्ड की बात करते हैं we study rewards of factor of production in a particular industry, हम उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में उसकी बात करते हैं।
अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? अच्छा, इसके बाद उसने हमको ये बताया कि से अगर हम इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हम इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। हम इन एग्रीगेट की बात नहीं करेंगे, देखो, एंड नॉट द एग्रीगेट सेविंग्स। हम एग्रीगेट सेविंग्स की बात नहीं करें, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें, नेशनल इनकम की बात नहीं करें, जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करें, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं करें। अगर हम एग्रीगेट की बात करें इट मीन्स वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करें इट मीन्स वी आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा जो कोर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग सारी इंडिविजुअल स्टडीज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली 4। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें कभी भी प्रोडक्शन के लिए जिन 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, सबसे पहले लैंड। जब तक हमारे पास लैंड नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर लैंड के बाद हमारे पास क्या आती है? सेकंड नंबर पे हमारे साथ है लेबर। लैंड जब हम अरेंज कर लेंगे और फिर वहाँ पे काम करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेबर के बाद हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपने उन सब चीज़ों को, मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज मौजूद थे आपने उनको ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में ले आए हैं जो कि अब वर्क कर सकती है। और हमें एक वहाँ पे ज़रूरत होती है कैपिटल। नंबर 4 जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ योर कैपिटल, जो कि वैसे तो कैपिटल का मतलब होता है कि ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑनर अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसे लेकर आते हैं हम उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को कहती है कि हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑनर की इन्वेस्टमेंट थी, ईदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और यू कैन से दैट इधर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जाहिर सी बात है उसने अपने बिजनेस को पैसे भी देने और उसने उसको अपना टाइम भी देना है, अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, हर चीज़ वहाँ पर उसने इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में ले आया है, चाहे वो उसको सर्विसेज की फॉर्म में लेकर आया है। और जो कैपिटल है, कैपिटल कहते हैं कैपिटल बेसिकली आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपके पास पैसे मौजूद नहीं थे तो आपने किसी से उधार ले लिए। ठीक है, तो अगर आपने किसी से उधार पैसे ले लिए तो उसको वो कैपिटल कहता है। लेकिन अकाउंटिंग वगैरह में जब आप कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो एज पर अकाउंटिंग कैपिटल का मतलब होता है ऑनर की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टर्म्स का मतलब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर जो आपके पास उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब है कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल का मतलब है आउटसाइडर, जिस बंदे से आपने उधार पैसे लिए। ठीक है, अच्छा, हम लोगों को बेसिकली इन लोगों को रिवॉर्ड भी देना होता है। ठीक है, तो अब दैट इज बात है लैंड। लैंड को भी रिवॉर्ड देना पड़ेगा। अगर लैंड यूज़ करें तो लैंड को हमें क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। अगर लेबर, लेबर की हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं तो लेबर को हम क्या पे करते हैं? सैलरीज पे करते हैं, या फिर उनको वेजेस कहते हैं। ठीक है, वेजेस और सैलरीज हम उनको पे करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है अगर ऑनर अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा है या फिर ऑनर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो ऑनर को हम क्या पे करते हैं? ऑनर को हम पे करते हैं प्रॉफिट। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑनर को चला जाता है। और कैपिटल, जिसको हम फिलहाल यहाँ पे एज पर इकोनॉमिक्स ही कहते हैं कि वो कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट थी या फिर किसी से जिससे हमने पैसे उधार लिए थे उसके मनी को यूज़ करने का हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट मीन सूद। ठीक है, हम उसको सूद पे करते हैं, हाँ, कि हमने आपके पैसे को यूज़ किया है, अब उसकी ये उसका उसका रेंट है, उसकी पेमेंट है, ये आप हमसे ले लें। ठीक है, तो ये बात थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि हमारी कल की क्लास में जो था वो हमारी वो मिस हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बेसिकली 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। यही थ्योरीज हम लोगों ने आगे भी पढ़नी है, मतलब इस यही जो 4 थ्योरीज हैं हमारे पूरे कोर्स को कवर करेंगी। नंबर 1 इज अबाउट द कंजम्पशन थ्योरी, नंबर 2 में प्रोडक्शन थ्योरी, नंबर 3 प्राइस थ्योरी, एंड नंबर 4 इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। And so when we are talking about the consumption, so here we study the behavior of the consumers. कंज्यूमर क्या मतलब होते हैं? कंज्यूमर आर द अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेट यूजर का मतलब है वो प्रोडक्ट को यूज, मतलब से फॉर एग्जांपल हम अब हमारे घर में से हमारे फादर है या हमारी मदर है, वो बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, देन दे बिकम द बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो उस प्रोडक्ट के क्या बन जाते हैं? बायर। लेकिन वो उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर नहीं बनते। कंज्यूमर क्या होते हैं? अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, कंजम्पशन थ्योरी में हम क्या करते हैं? कंजम्पशन थ्योरी में वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं। व्हाई पीपल परचेज कंज्यूमर गुड्स। लोग कंज्यूमर गुड्स क्यों परचेज करते हैं? व्हाट इज देयर एम बोथ इन यूटिलिटी एंड इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब होता है फायदा, सेटिस्फैक्शन। हाँ, हम किसी चीज़ को यूज़ करें डेफिनेटली टू गेट सम बेनिफिट, टू गेट द सेटिस्फैक्शन। तो उसमें हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हाँ, मतलब क्या यूटिलिटी उनको, जो से फॉर एग्जांपल आप एक टूथपेस्ट यूज़ करते हो, यहाँ पे एक शैम्पू यूज़ करते हो, यहाँ पे एक सोप यूज़ करते हो, यहाँ पे एक हैंड वॉश या फेस वॉश यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली उसको यूज़ करने के बिहाइंड हमारा कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मौजूद होता है। ठीक है, वी वांट टू गेट सम काइंड ऑफ यूटिलिटी और द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करते हैं, कंज्यूमर किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस को लाइक कर रहा है, वो कोई चीज़ परचेज करता है तो उसके बिहाइंड उसकी क्या जो होती है वो इंटेंशन होती है, कौन सा बेनिफिट उसको चाहिए होता है। इंडिफरेंस का मतलब होता है न्यूट्रल होना, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये बताता है कि एक कंज्यूमर किन प्रोडक्ट्स के बिटवीन इनडिफरेंट रहता है। किन प्रोडक्ट्स के बिटवीन इनडिफरेंट रहने का मतलब ये है कि से फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं हमें तो चाय भी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि हमें कॉफ़ी ही चाहिए। इनडिफरेंस होने का मतलब क्या है? हाँ, वो कहेगा कि जहाँ मुझे चाय दे दो या मुझे कॉफ़ी दे दो, मुझे दोनों में से किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में भी हम लोग ये कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करते हैं कि हाँ, कंज्यूमर का किन प्रोडक्ट्स की तरफ बिहेवियर ये है कि वो उन चीज़ों के साथ मतलब कॉन्स्टेंटली अटैच नहीं हो जाता। वो कहते हैं हाँ, अगर इसकी जगह पे मुझे ये भी मिल जाएगा तो ठीक है। जैसे मैं कहूँ मुझे प्यास लगी, अब कुछ लोगों को प्यास लगी तो वो कहेंगे हमें पानी ही पीना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हाँ, उसकी जगह पे कोल्ड ड्रिंक दे दें, जूस दे दें, कोई भी ऑल्टरनेट उनको दे दें, दे विल रिमेन इनडिफरेंट, ठीक है। तो कंजम्पशन थ्योरी में हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्शन। अब दैट इज बात है, कंजम्पशन थ्योरी से हमें पता चलता है ना कि कंज्यूमर किन गुड्स एंड सर्विसेज को लाइक कर रहा है या कौन सी फीचर्स उसको प्रोडक्ट में अच्छी लग रही है। प्रोडक्शन थ्योरी में हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को अपने पास प्रोड्यूस कर देते हैं। In this part of study, we discuss how goods and services are produced and how factors of production are combined together. वो कहते हैं यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि हम लोगों ने किन गुड्स एंड सर्विसेज को अपने पास प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कैसे करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी जिसकी बात कर रहे थे, लाइक लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे पास क्या था, या ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक है। और उसको और उसके साथ हम लोगों ने कैपिटल, मतलब कैसे इन चारों चीज़ों को मिलाना है इस तरह से कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सके, ठीक है। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की कॉस्ट आपके पास कितनी है, एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज, और इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले कंजम्पशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर कौन कौन सी चीज़ों को लाइक कर रहा है। प्रोडक्शन थ्योरी में हम उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, और प्राइस थ्योरी में क्या करते हैं, हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स करते हैं, प्राइस सेट करते हैं। इन प्राइस थ्योरी प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों ने प्रोड्यूस की हैं उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब कौन सी प्राइस है जो हम सेट करेंगे, यहाँ पर हम उन प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करते हैं प्राइस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अब देखो, जब हम लोगों ने प्राइस थ्योरी में प्राइसेस को फिक्स कर दिया, ठीक है, अब जो भी प्राइसेस को हम लोगों ने फिक्स किया था, और द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इफेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखना है कि प्राइस मैकेनिज्म इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, जो रिसोर्सेज हमने उनको किए थे उसकी एलोकेशन क्या थी, कंजप्शन पैटर्न्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन क्या हैं, चॉइस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपने कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी प्राइस फिक्स करने के लिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर आप लोगों ने आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, आपने अपने रिसोर्सेज को जो पे बैक करना है वो भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि कस्टमर उसके लिए कितना विलिंग है पे करने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को चेक करते हुए आपने प्राइस डिटर्मिन करनी है। अच्छा, जब हम लोग प्राइस को फिक्स कर देंगे, अब डेफिनेटली एक प्रोडक्ट पहले कंज्यूमर ने उसकी डिमांड दी, फिर हमने उसको प्रोड्यूस किया, फिर हमने उसकी प्राइस फिक्स की, अब वो प्राइस हमने चार्ज की और वो प्राइस हमारे पास आ गई है। ओके, जब वो प्राइस हमारे पास आ जाती है ना, तो वो हम लोगों ने उस प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, लैंड को भी लगा लिया, लेबर को भी लगा लिया, ऑर्गेनाइजेशन को भी लगा लिया, और कैपिटल को भी लगा लिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, गुड्स बन गई हैं। गुड्स बनने के बाद हमने उनकी प्राइस फिक्स कर दी है। अब डेफिनेटली हम लोगों ने उनको पे बैक तो करना है ना, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था कि लैंड को हम क्या पे बैक करते हैं, उनको हम रेंट दे देते हैं, लेबर को क्या कहते हैं, वेजेस और सैलरीज दे देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब ये देखो, जो प्राइस हमने चार्ज करनी है ना लोगों से, यहाँ से प्राइस से जो पैसे आएंगे वो हम लोगों ने इसमें से दोबारा से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन वी स्टडी प्राइसिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड करते हैं कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितने, उसकी कितनी प्राइस रखनी है और उसको कितना पे करेंगे। लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, मतलब लैंड को हमने कितना रेंट पे करना है, वेजेस, इसका मतलब है लेबर को कितनी वेजेस पे करेंगे, प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट जाएगा, एंड इंटरेस्ट, और कितना हम लोगों ने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। हाउ रिवार्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर वो जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवार्ड्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम कल की क्लास में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगी, अगर ये हमारा पैटर्न ठीक रहा तो। अदरवाइज़ हम कल की क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसकी थ्योरीज हमारे पास क्या है। ये नोट्स आपके पास ग्रुप में मौजूद हैं, अगर नहीं होंगे तो मैं रीसेंड भी कर दूँगी, मतलब जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया उनको प्रीवियस वाले मैसेजेस शो नहीं होंगे, तो मैं आपको उसको रीसेंड भी कर देती हूँ ताकि सब लोग उसको एक्सेस कर सकें, ठीक हो गया।
Okay, students, thank you so much. Wish you very good luck. Take care. Please must watch the video carefully and note down your queries. ठीक है, जितने भी problems, जितनी भी queries होंगी उसको अपने पास note down कर ले और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. Take care and Allah Hafiz.